हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ स्वाति कौशिक। वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर ओन स्टडी चैनल ड्रीम विद संयोग। आज हम आपके लिए लेके आए हैं पूर्ण वर्णमाला, स्वर, व्यंजन तथा इनके उच्चारण स्थान। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल अपडेटेड नोटिफिकेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं, उस भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई को ध्वनि कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ध्वनि कहते हैं। और इस ध्वनि को ही निर्धारित प्रतीक चिन्ह जो होते हैं उन्हें हम वर्ण कहते हैं। देखिए, जैसे मैंने बोला ए, आ, ई, यह ध्वनि है। और ये जो मैंने लिखा ए, आ, ये क्या है? ये वर्ण है जो कि इस ध्वनि के प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो देखिए, अगर भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वह है वर्ण, प्रतीक चिन्ह हमारे। और अगर भाषा की सबसे छोटी श्रव्यात्मक इकाई पूछे तो वह है ध्वनि, क्योंकि जो हमने सुना वह ध्वनि है और जो हमने लिखा वह वर्ण है। अब देखते हैं वर्णमाला क्या है। देखिए, वर्णमाला यहाँ आपको दिखाई दे रहा है, ये एक माला है। किसकी माला है? यह है वर्णों की माला है। तो आप देखेंगे प्रत्येक वर्ण को एक व्यवस्थित समूह में रखा गया है। जैसे क के बाद ख, ख के बाद ग, ग के बाद घ। तो प्रत्येक वर्ण का एक उचित और व्यवस्थित स्थान है। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। देखिए, इन वर्णों की कुल संख्या होती है 52। कहीं कहीं आपने देखा होगा किसी बुक्स में आपको 44 और ये 47 भी देखने को मिलती है। 44 वर्णों की संख्या कब होती है? जब वह पूछे कि वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी है, तो वह है 44, जिनमें 11 मूल स्वर और 33 मूल व्यंजन शामिल होते हैं। इन दोनों को मिलाकर 44 मूल वर्ण हमें प्राप्त होते हैं। और ये 47 कब होते हैं? जब आपके मूल स्वरों में अयोग वाहु को जोड़ दिया जाए तो तब यह हो जाते हैं मिलकर के 47। लेकिन अगर आपसे केवल पूछे कि वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो कुल वर्णों की संख्या होती है 52। देखिए किस तरह, इनमें 11 स्वर, 4 अंतस्थ व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन, 2 आगत व्यंजन अथवा विदेशी व्यंजन भी इन्हें हम कहते हैं। दिए हुए देखिए क्या है, इन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्म व्यंजन और 2 द्विगुण व्यंजन ड और ढ होते हैं। इन सभी को मिलाकर के वर्णों की कुल संख्या हो जाती है 52। देखिए, चार्ट के थ्रू हम देख लेते हैं वर्णमाला को कितने भागों में बांटा है? स्वर और व्यंजनों में, जिनमें स्वर है ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 और दीर्घ स्वरों की संख्या 7, जिसको मिलाकर स्वरों की मूल संख्या हो जाती है 11। अब देखिए, व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन जिनकी संख्या होती है 25, अंतस्थ व्यंजन जिनकी संख्या है 4, ऊष्म व्यंजन जिनकी भी संख्या है 4, आगत या विदेशी व्यंजन जिनकी संख्या है 2 और संयुक्त व्यंजनों की संख्या 4। और इनमें 2 हमारे ये रहे द्विगुण व्यंजन, इनकी संख्या भी है 2। इन सभी को मिलाकर के 11 प्लस 41 कितने हो गए? कुल वर्ण हो गए हैं हमारे पास में 52। देखिए, अब वर्ण भेद देखते हैं हम। तो देखिए, वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर में और व्यंजनों में। अब इन्हें समझते हैं हम। देखिए, इन्हें समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू हम समझते हैं। मान लेते हैं ये है मिस्टर स्वर और ये है मिस्टर व्यंजन। मिस्टर व्यंजन और मिस्टर स्वर दोनों एक ही गांव में रहते हैं। मिस्टर व्यंजन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए कहाँ भेज देते हैं? विदेश भेज देते हैं। बट मिस्टर स्वर अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए नहीं भेजते, बल्कि अपने गांव में ही पढ़ाते हैं। तो एक बार क्या होता है, गांव में आती है बाढ़। तो मिस्टर स्वर और उनका परिवार एक दूसरे की सहायता करते हैं और किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बट मिस्टर व्यंजन जिनके बच्चे कहाँ थे? विदेश थे। तो वह सहायता के लिए किसके पास पहुँचते हैं? मिस्टर स्वर के पास। तो देखिए, डेफिनेशन क्लियर होती है इससे। स्वर क्या होते हैं? बिल्कुल मिस्टर स्वर जो स्वयं से बोले जाएं, जिन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता ना पड़े। और मिस्टर व्यंजन जो किसकी सहायता से बोले जाते हैं? मिस्टर स्वर की सहायता से जिनका उच्चारण करते हैं वह होते हैं हमारे व्यंजन। तो देखिए, इस स्टोरी के थ्रू हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है कि स्वर क्या होते हैं। तो क्या होते हैं स्वर? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाली ध्वनियाँ अथवा बिना किसी की सहायता के बोले जाने वाली ध्वनियाँ क्या हैं? स्वर। कौन है? हमारे मिस्टर
स्वर हैं। तो देखिए स्वरों की मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। कौन कौन से हैं? ये रहे हमारे मूल स्वर ए आ ई उ री ए ओ औ। ये हैं हमारे पास में हमारे 11 मूल स्वर। अब हम देखेंगे स्वरों का वर्गीकरण। देखिए स्वरों का वर्गीकरण 5 प्रकार से किया जाता है, ठीक है। इनमें हमारा पहला है मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर। देखिए मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पूछ लेता है पेपर में कभी कभी कि मात्रा उच्चारण के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। जैसे दिखाई दे रहा है हमें मात्रा उच्चारण के आधार पर, तो पहला है इनमें एक मात्रिक स्वर, दूसरा है द्विमात्रिक स्वर और तीसरा है त्रिमात्रिक स्वर। देखिए डेफिनेशन में बिल्कुल इसी प्रकार है इनकी। एक मात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में क्या लगे? एक मात्रा का समय लगे। द्विमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे। त्रिमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में 3 मात्रा का अथवा सबसे अधिक समय लगे। तो देखिए एक मात्रा का समय लग रहा है अथवा सबसे कम समय लग रहा है, तो सबसे कम, तो इनका अन्य नाम हो जाएगा लघु स्वर, अथवा इन्हें कहा जाता है मूल स्वर अथवा हर्ष स्वर। तो देखिए इनकी संख्या पूछ ली जाती है कि हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है, तो कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन से हमारे पास में? ए ई उ री, ये क्या है चारों? ये हैं हमारे पास में मूल स्वर, एक मात्रिक स्वर अथवा हर्ष स्वर। दूसरे हैं हमारे द्विमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में कितना समय लगा था? 2 मात्राओं का समय। 2 मात्राओं का समय लगा है अर्थात एक मात्रिक से अधिक समय लगा है, जिसके कारण इनका अन्य नाम है दीर्घ स्वर। देखिए शेष बचे जितने भी स्वर होते हैं वह सब क्या हैं? द्विमात्रिक स्वर हैं, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं अगले हैं हमारे त्रिमात्रिक स्वर जिनके उच्चारण में कितना समय लगा था? 3 मात्रा का समय अथवा सबसे अधिक समय। इनका अन्य नाम है प्लुत स्वर। तो देखिए प्लुत स्वर, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि बहुत लंबी खिंचती है। इसी प्रकार रोने, गाने और नाटक के मंच पर भी प्लुत स्वर अथवा त्रिमात्रिक स्वर का ही प्रयोग किया जाता है। अब हम देखेंगे दूसरा प्रकार, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर। तो देखिए ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। प्रथम वृत्ताकार स्वर, देखिए जिनके उच्चारण में किसका? ओष्ठ यानी कि होठों का आकार कैसा हो जाए? वृत्ताकार यानी कि गोल हो जाए, तो वह कहलाते हैं वृत्ताकार स्वर। इनकी संख्या होती है 4, उ ओ औ। इनका उच्चारण साथ में करके देखिए, आपके ओष्ठों का आकार कैसा हो जाएगा? वृत्ताकार अथवा गोल हो जाएगा। आगे हम देखते हैं दूसरे हैं हमारे पास में अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार यानी कि व्रत ना हो जिनमें, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में होठ गोलाकार या वृत्ताकार ना खुलकर किसी अन्य आकृति में खुले, वह होते हैं अवृत्ताकार। देखिए तो शेष बचे स्वर क्या हैं? अवृत्ताकार स्वर हैं। उच्चारण कीजिए, ए आ ई ए। इन सभी के उच्चारण में क्या होता है? ओष्ठ वृत्ताकार ना खुलकर किसी अन्य आकृति के खुले होते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं हमारे पास में है अब नंबर 3, जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर। तो देखिए जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। प्रथम अग्र स्वर। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में किसका? जीभ के प्रयोग के आधार पर है, तो जीभ का अग्र भाग यानी कि आगे का हिस्सा सक्रिय होता है। जैसे ई ए के उच्चारण करने पर जीभ का अगला भाग यानी कि अग्र भाग सक्रिय होता है। इसी प्रकार दूसरे हैं मध्य स्वर। मध्य स्वर यानी कि जिन वर्णों के उच्चारण में या जिन स्वरों के उच्चारण में क्या हो? जीभ ना तो आगे जाए ना पीछे जाए, अर्थात ना अगला हिस्सा सक्रिय हो ना पिछला हिस्सा सक्रिय हो, अर्थात जीभ कोई कार्य ना करे, तो वह होते हैं मध्य स्वर। यह है हमारा ए। तो देखिए ए का उच्चारण कीजिए, ना जीभ आगे गई ना पीछे गई, कोई कार्य ही नहीं किया है जीभ ने। तीसरा हम देखते हैं, तीसरा हमारे पास में है इसमें पश्च स्वर। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पिछला भाग सक्रिय हो, वह क्या कहलाते हैं? पश्च स्वर। ये कौन कौन से हैं हमारे? आ उ ओ औ। ये सब क्या है? पश्च स्वर है। इन सभी का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला भाग सक्रिय होता है। पिछला भाग अर्थात पश्च भाग सक्रिय होता है, इसी कारण इन्हें कहते हैं पश्च स्वर। अगला हम देखते हैं
नेक्स्ट है हमारे पास में मुख, द्वार या फिर विवर के आधार पर स्वर। तो देखिए इनके कितने भेद होते हैं, इनके 4 भेद हैं। देखिए इन सभी के भेद भी हमें याद रखने हैं, क्योंकि पेपर में कभी कभी इनके भेद भी आपसे पूछ लेता है कि मुख आकृति के आधार पर स्वर कितने हैं, ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर के कितने भेद हैं, तो ये भी हमें याद रखना है। तो 4 भेद हैं। पहला है हमारे पास में संवृत स्वर। संवृत का अर्थ होता है कम खुला अथवा बंद। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुला हो या बंद हो उन्हें क्या कहते हैं, संवृत स्वर। जैसे ई उ का उच्चारण करने पर मुख बहुत कम खुलता है, तो ये सब क्या है, संवृत स्वर हैं। दूसरे हैं हमारे अर्ध संवृत स्वर। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा अधिक खुले वह होते हैं अर्ध संवृत स्वर। जैसे ए और ओ, इनके उच्चारण में मुख संवृत से थोड़ा अधिक खुलता है। तीसरे हैं हमारे पास में विवृत स्वर। विवृत का अर्थ होता है अधिक खुला या फिर पूरा खुला। तो जिन स्वरों के उच्चारण में मुख अधिक खुला हो अथवा पूरा खुला हो उन्हें कहते हैं विवृत स्वर। इसका उदाहरण है हमारे पास में आ। तो देखिए आ वर्ण का उच्चारण करने पर मुख पूरा खुला होता है। आगे हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा अर्ध विवृत स्वर। तो देखिए जब मुख विवृत से तो कम तथा अर्ध विवृत से अधिक खुला हो तो यह बीच की स्थिति क्या कहलाती है, अर्ध विवृत स्वर। तो देखिए शेष बचे जितने भी स्वर होते हैं वह सब अर्ध विवृत हैं। ए आ जितने भी शेष बचे हैं वह सब क्या हैं, अर्ध विवृत स्वर होते हैं। अब आखिरी और 5वां देखते हैं हम अपना। देखिए 5वां है हमारे पास में हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर स्वर। तो देखिए इसके 2 भेद हैं। पहला है निरुनासिक स्वर। निरुनासिक, नाक से नहीं, निर मतलब नहीं, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से ना निकले तो कहाँ से निकले, केवल मुंह से निकले, वह होते हैं निरुनासिक स्वर। जैसे ए आ ई इत्यादि क्या है, ये सब निरुनासिक स्वर हैं। दूसरे हैं हमारे पास में अनुनासिक स्वर। अनुनासिक स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुख व नाक दोनों से निकले वह क्या कहलाते हैं, अनुनासिक स्वर। देखिए हमने चंद्र बिंदु लगाया है ये, तो चंद्र बिंदु वाले शब्द क्या होते हैं, हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं। आगे हम देखते हैं, देखिए सघोष और अघोष ध्वनियाँ। तो देखिए जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में उच्चारण तंत्र में कंपन उत्पन्न हो जाए वह क्या कहलाते हैं, सघोष अथवा घोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो देखिए सभी स्वर जो होते हैं वो क्या हैं, सघोष अथवा घोष। देखिए कहीं कहीं आपको सघोष लिखा मिलेगा और कहीं आपको घोष लिखा मिलेगा। इन दोनों का अर्थ एक ही है और ध्यान रखिएगा कि सभी स्वर सघोष अथवा घोष ध्वनियाँ होती हैं, उनमें कोई भी अघोष नहीं होता है। सभी स्वरों का उच्चारण करने पर हमारे उच्चारण तंत्र में कंपन उत्पन्न होता है। उसके बाद हम देखते हैं संयुक्त स्वर। देखिए 2 स्वरों के मेल से मिलकर बने स्वरों को ही क्या कहा जाता है, संयुक्त। संयुक्त का अर्थ ही होता है जुड़ना। तो किससे संयुक्त हुए हैं वो, स्वरों का आपस में जुड़ना। तो देखिए 4 होते हैं हमारे पास में, ये ए और ई का योग करने पर क्या बनता है, ए। और अब ए और ए के योग से ए और ए और ऊ के योग से ओ, ए और ओ के योग से हमें औ प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा ये 4 हमारे कितने होते हैं संयुक्त स्वर, 4 होते हैं संख्या में, ए ओ और औ। ये चारों क्या हैं हमारे, ये चारों हैं हमारे संयुक्त स्वर। देखिए अब हम व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि हमने अपनी कहानी के थ्रू समझा था, क्या थे व्यंजन, जिन्हें किसकी सहायता लेनी पड़ी थी, जिन्हें सहायता लेनी पड़ी थी मिस्टर स्वर की। तो क्या होगी डेफिनेशन, देखिए जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं अथवा वह ध्वनि जिनके उच्चारण में हवा अबाध गति से नहीं निकल पाती, इसे या तो पूर्ण अवरोध से होकर आगे बढ़ना पड़ता है या फिर संकीर्ण मार्ग से घर्षण खाते हुए निकलना पड़ता है, वह क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। देखिए मूल व्यंजनों की संख्या होती है 33, जिनमें कौन कौन से होते हैं हमारे 25 स्पर्श व्यंजन, 4 अंतस्थ व्यंजन और 4 उष्मे व्यंजन हैं। इन सभी को मिलाकर कितने हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं। चलिए अब हम व्यंजनों के प्रकार पढ़ेंगे यहाँ पर। अब हम पढ़ेंगे पहला भाग इसका स्पर्शीय व्यंजन। तो देखिए स्पर्शीय व्यंजन क्या होते हैं,
ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुख का कोई ना कोई भाग स्पर्श होता है क्या कहलाते हैं? स्पर्शीय व्यंजन। इनका एक अन्य नाम भी है अथवा वर्गीय व्यंजन। देखिए वर्गीय व्यंजन क्या होता है? इसमें समान उच्चारण वाले वर्णों को एक समूह में रखा गया है। अब गणितीय भाषा में समझें तो देखिए यह समूह है, ये रहा, जिसमें क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और ट वर्ग आते हैं। तो वर्ग कितने हैं? वर्गों की संख्या है 5 और प्रत्येक वर्ग में वर्णों की संख्या क, ख, ग, घ, ड, यह भी कितनी है? 5। तो कितने हो गए? कुल स्पर्शीय व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाती है? 25। तो देखिए हम गणितीय स्वरूप से समझें या फिर हम भाषाई स्वरूप से समझें, इसी कारण इसे क्या कहा जाता है? वर्गीय व्यंजन अथवा स्पर्शीय व्यंजन भी इसे कहा जाता है। कि अब हम प्रत्येक वर्ण के लिए उच्चारण स्थान समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में डायग्राम में समझने के लिए अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमने अब तक सिर्फ क्या पढ़ा है? हम सिर्फ 25 स्पर्शीय व्यंजनों का ही पढ़ते हैं उच्चारण स्थान, इसीलिए पेपर में क्वेश्चन नहीं हो पाते हैं। आज हम देखेंगे प्रत्येक स्वर वर्ण, प्रत्येक वर्ण का हम उच्चारण स्थान यहाँ पर समझेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम कंठ से शुरू करते हैं, तो स्वरों में समझते हैं। तो देखिए कंठीय उच्चारण किस किस का है? ए और आ का उच्चारण किस में आता है? हमारे कंठीय उच्चारणों में आता है। देखिए प्रत्येक वर्ण का उच्चारण आप साथ साथ करेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। जब तक आप खुद वर्णों का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे। और देखिए विसर्ग जो हमारे आते हैं वो भी किस में आते हैं? कंठ में आते हैं, यह हा की ध्वनि देते हैं। तो इसी कारण हा जो होगा हमारा, हा भी किस में आएगा? हा का उच्चारण स्थान भी क्या होगा? कंठ होगा। और पूरा का पूरा का वर्ग, क, ख, ग, घ और ड, यह भी क्या होगा? पूरा का पूरा कंठीय वर्ग होगा हमारा, क्योंकि इन सभी का उच्चारण किसके द्वारा किया जाता है? कंठ के द्वारा। अब हम चलते हैं देखिए अपने तालु पर। देखिए तालु कहाँ होता है? ये देखिए, ये आपकी जीभ और ये आपका मुंह। तो जीभ का ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है? तालु कहलाता है। तो इन वर्णों को जो तालु को स्पर्श करते हैं तालु अथवा तालव्य कहा जाता है। स्वरों में देखते हैं सबसे पहले। देखिए ई, छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण करने पर जीभ का पिछला हिस्सा तालु को स्पर्श करता है। उसके बाद आता है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ण। इन सभी का उच्चारण करने पर क्या होता है? जीभ तालु को स्पर्श करती है। उसके बाद में है हमारे पास में या और श। ये क्या है? या और श हमारे? य हमारा अंतस्थ व्यंजन में और श हमारा उसमें व्यंजन में आता है। इनका भी उच्चारण स्थान क्या है हमारा? तालु है इनका भी उच्चारण स्थान। आगे देखते हैं। अब हम चलते हैं मूर्धा पर। देखिए मूर्धा कब होती है? जब हमारी जीभ मुड़कर तालु को स्पर्श करे, ये जीभ है और ये मुड़े और मुड़कर तालु को स्पर्श करे तो वह क्या कहलाता है? मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो देखिए मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं हमारा? स्वरों में देख लेते हैं। पहले हमारा री और पूरा टा वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ण, ये सब क्या है? यह सभी हैं हमारे टा वर्ग के अंदर। और उसके साथ में हमारे पास में ये श, यह इसका भी उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धन्य होता है। अब हम आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, ये हम कर चुके हैं, ये हमने देख लिया, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं नासिक को। तो देखिए नासिक के वर्ण कौन कौन से जिनका उच्चारण नासिका से होता है? तो ये देखिए ये पूरा का पूरा समूह क्या है? नासिक से। इन सभी का उच्चारण नासिक के द्वारा किया जाता है। ण, ण, न, न और मा, इन सभी का उच्चारण स्थान कहाँ से है? नासिक से होता है। उसके बाद हम चलते हैं दंत्य वर्ग पर। तो देखिए दंत्य कौन कौन से होते हैं? इसमें कोई भी स्वर उपस्थित नहीं होता है। इसमें होता है आपका पूरा ता वर्ग, त, थ, द, ध और न, पूरा ता वर्ग और साथ में स। इन सब का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत है इनका उच्चारण स्थान। इसके बाद हम देखते हैं ओष्ठ। तो देखिए पहले हम स्वरों में देखते हैं। स्वर है उ और ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों का उच्चारण स्थान जब इनका उच्चारण करते हैं तो हम देखते हैं होठों के आखिरी कोने आपस में स्पर्श करते हैं। और पै वर्ग देखिए आप पूरा प, फ, ब, भ, माँ, इन सभी वर्णों का उच्चारण करने पर होठ एक दूसरे को आपस में स्पर्श करते हैं। तो ये क्या है हमारे? ओष्ठीय वर्ण। आगे देखते हैं हम अपने। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ। तो देखिए ओष्ठ प्लस कंठ।
तो ओष्ठ और कंठ दोनों से किसका उच्चारण होता है? तो देखिए ओ, औ, ओ, ये कौन सा ओ है? ये डॉक्टर में जो हम ओ लगाते हैं ये, ठीक है। इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ प्लस कंठ है। उसके बाद हम देखते हैं दंत प्लस ओष्ठ, यानी कि दंत व ओष्ठ दोनों से मिलाकर किस वर्ण का उच्चारण होता है? तो देखिए वा वर्ग का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दांत हमारे होठों को स्पर्श करते हैं, तो यह क्या है? दंत व ओष्ठ दोनों को एक साथ स्पर्श करते हैं, हमारे दांत हमारे होठों को स्पर्श करते हैं। कौन से वर्ण में? वा वर्ण में। तो इनका उच्चारण स्थान ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद हम देखते हैं दंत मूल। दंत मूल, तो देखिए रा और ला वर्ण का उच्चारण करने पर हमारी जीभ दंत मूल को स्पर्श करती है। कीजिए उच्चारण, रा और ला, इन सभी के उच्चारण में क्या होता है? इन दोनों के उच्चारण में जीभ दंत मूल को स्पर्श करती है। अब हम देखते हैं आखिरी हमारा यह है कंठ प्लस तालु, यानी कि जब क्या हो? वर्णों के उच्चारण में कंठ व तालु दोनों स्पर्श हो। तो देखिए ए और ए, इनके उच्चारण में क्या होता है? कंठ और तालु दोनों के साथ संबंध होता है, ठीक है। इन सभी का उच्चारण स्थान ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्पर्शीय व्यंजनों, उन 25 व्यंजनों का तो हमें ध्यान होता है, लेकिन बाकियों का हम नहीं ध्यान रख पाते। अभी हमने प्रत्येक वर्ण का उच्चारण स्थान बहुत अच्छे से समझा है, तो आप बताइए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो देखिए क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या था हमारा? कंठ था, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं चा वर्ग। तो देखिए चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा हमारा? चा वर्ग, चा वर्ग का उच्चारण स्थान है हमारा तालु, ठीक है। आप साथ साथ वर्णों का उच्चारण करके भी देख सकते हैं। च, छ, ज, झ, ण, इन सभी वर्णों के उच्चारण में क्या हो रहा है? जीभ हमारे तालु को स्पर्श करती है। अब देखते हैं अगला टा वर्ग। तो टा वर्ग में कौन कौन से वर्ण है हमारे? ट, ठ, ढ, ण। तो देखिए इन सभी वर्णों के उच्चारण में जीभ क्या होती है? मुड़ती है। तो मुड़ने से हम ध्यान रखेंगे क्या था इनका उच्चारण स्थान? मूर्धा था, मूर्धन्य था, ठीक है। मुड़ना, मूर्धन्य। तो आप थोड़े टिक्स के साथ भी याद रख सकते हैं, दोनों मामा से होते हैं हमारे। उसके बाद देखते हैं अगला है हमारा ता वर्ग। ता, था, द, ध, ना, जीभ कहाँ स्पर्श होती है? दांतों को। तो उच्चारण स्थान क्या है? दंत है। पा वर्ग को देखिए, प, फ, भ, भ, म, इनका उच्चारण करने पर क्या होता है? हमारे ओष्ठ स्पर्श होते हैं, तो यह हमारा ओष्ठ्य व्यंजन हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं, देखिए हमने नासिक के व्यंजन पढ़े हैं अभी। तो नासिक, देखिए प्रत्येक वर्ग का जो 5वां वर्ण है यह क्या है? नासिक है, अर्थात अनुनासिक व्यंजन है ये हमारे। अनुनासिक कौन से होते हैं? देखिए जब वायु मुख के साथ साथ नाक से भी बाहर निकले तो वह क्या होते हैं? अनुनासिक होता है। तो देखिए प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या है हमारा? अनुनासिक होता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा। पूर्व व्यंजनों में स्पर्श व्यंजन के बाद में क्या आता है हमारे? देखिए स्पर्श व्यंजनों के बाद में आते हैं हमारे अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ, अंतः का अर्थ होता है अंदर, अर्थात जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख के अंदर से वायु निकले वह क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या होती है 4। देखिए कौन कौन से हैं? य, र, ला और वा। देखिए इसमें या और वा जो होते हैं वह हमारे अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर ये क्या होते हैं? स्वर और व्यंजनों के बीच की कड़ी होते हैं। कौन? या और वा हमारे। इन सबका उच्चारण स्थान हमने अभी देखा है। तो देखिए या का उच्चारण स्थान क्या था हमारा? तालु, ठीक। रा और ला का उच्चारण स्थान क्या था हमारा? दंत मूल। और वा का उच्चारण स्थान क्या था हमारा? वा का उच्चारण स्थान देखिए, वा का उच्चारण स्थान था दंत प्लस ओष्ठ, ठीक है। इन सभी का उच्चारण स्थान भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, देखिए आगे हमारे पास में है ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन। ऊष्म अथवा संघर्षी, तो देखिए वे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो? जो हवा है वह मुंह के विभिन्न भागों से टकरा कर या फिर रगड़ कर घर्षण करते हुए निकले और उस घर्षण के कारण क्या हो जाए? सांसों में गर्मी पैदा कर दे, वह क्या कहलाते हैं? ऊष्म अथवा संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो देखिए तीनों शाह हमारे और हा किस में आता है? उसमें व्यंजनों में आता है। इन सभी का उच्चारण स्थान हम देख चुके हैं। तो बताइए शाह का उच्चारण स्थान क्या होता है? इस शाह का उच्चारण स्थान होता है हमारा तालु। इस सा का उच्चारण स्थान होता है हमारा मूर्धा और इस वाले श का उच्चारण स्थान होता है हमारा दंत।
और इस ह का उच्चारण स्थान है हमारा कंठ। अभी हमने सभी का उच्चारण स्थान समझा है, तो देखेंगे वो भी हम साथ साथ में। देखिए आगे देखते हैं अब हमारे आ जाते हैं संयुक्त व्यंजन। तो देखिए संयुक्त व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। देखिए संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का अर्थ होता है योग से। किसके योग से, किससे जुड़कर मिले हैं? तो देखिए दो व्यंजनों के योग से मिलकर बने होते हैं ये। अब दो व्यंजन कौन कौन से हैं? जिनमें से एक पहला जो होगा वह होगा स्वर रहित व्यंजन, स्वर रहित, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा स्वर सहित व्यंजन। तो देखिए स्वर रहित और स्वर सहित में क्या अंतर है यहाँ पर? ये जब हमने कहा है स्वर रहित तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा क्या है पहला वर्ण, तो उसके नीचे हमने लगाया है हलंत। हलंत लगाने से क्या होगा? वर्ण स्वर रहित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर चार हमारे पास में संयुक्त व्यंजन है हमारे, क्ष, त्र, य और श्र। देखिए यहाँ पर वर्णों को, ये देखिए कशा हमारा, इसमें क्या है देखिए ये किससे मिलकर बना है? का, जिसमें हलंत लगा है अर्थात स्वर रहित, और हमारा शा जो कि कैसा है? स्वर सहित है, इसमें हलंत नहीं लगा है। तो ध्यान रखिएगा संयुक्त व्यंजनों में केवल पहले वर्ण में हलंत लगा होता है, वह स्वर रहित होता है, और दूसरे वर्ण में नहीं लगा होता है। तो आपको जानबूझ के पेपर में क्या करता है, या तो दोनों ही वर्ण के साथ में आपको हलंत लगा के दे सकता है, अथवा बाद वाले में दे दे, अथवा किसी में न लगाए। तो ध्यान रखना है कि पहले प्रत्येक वर्ण में क्या होगा? हलंत लगा होता है। सभी को देखिए आप, श, त्र, ताम, त्रा में क्या हुआ है? ता में हलंत लगा है और रा में नहीं लगा। इसी प्रकार हमारा ज्ञा है, जा में लगा है और णा में नहीं लगा है। इसी प्रकार श्रा है, शा में लगा है और रा में नहीं लगा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर के पर्पज से हमें ध्यान रखना है, पूछते रहते हैं हमसे ये पेपर में क्वेश्चन। देखिए अब हम आगे देखते हैं। अब है हमारे पास में उत्क्षिप्त व्यंजन। तो देखिए उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है? उत्क्षिप्त व्यंजन अथवा द्विगुणित व्यंजन। देखिए वर्णमाला में जो वर्ण शब्दों के रूप में नीचे अनुस्वार बिंदु के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं वह द्विगुणित व्यंजन कहलाते हैं। और क्या होता है इनमें जीभ पहले ऊपर उठती है, फिर जीभ मूर्धन्य उच्चारण पर आ जाती है। तो देखिए मूर्धन्य उच्चारण जब मुड़ती है तो क्या होता है? हमारा मूर्धन्य उच्चारण होता है। ठीक है, ध्यान रखना है हमें ये। तो कौन कौन से हैं इसमें हमारे? देखिए लिखे हुए हैं हमारे ढा और ढा। तो देखिए इसमें क्या होता है? द्विगुणित हमें समझ आ गया। अभी उत्क्षिप्त का क्या अर्थ है? उत्क्षिप्त का अर्थ होता है छिपा होना। छिपा होना, क्या छिपा है? देखिए जिसके कारण ये उत्पन्न हुए हैं, डा और ढा के कारण, इन्हीं के गुणों को ये क्या कर लेते हैं? छिपा लेते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम इस ड की बात करें तो हम इसके लिए जैसे प्रयोग करते हैं डमरू में। ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या है? अनुस्वार बिंदु लग जाने के कारण किस में होता है हमारा इस्तेमाल इसका? हम लिखते हैं सड़क। तो इसमें क्या लिखा होता है? नीचे अनुस्वार बिंदु लगा होता है। इसी प्रकार ढा है, ये है ढक्कन के लिए, और यहाँ हम प्रयोग करते हैं पढ़ाई में। ठीक है, तो इन सभी का हमें ध्यान रखना है। आगे हम देखते हैं, आगे है हमारा पार्श्विक व्यंजन। ये देखिए थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक कर लेंगे इसे। पार्श्विक व्यंजन क्या होते हैं? जब जीभ के अगल बगल दोनों तरफ से क्या हो? वायु निकले, बाहर निकले। तो देखिए ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में वायु जीभ के बगल से निकलती है क्या कहलाते हैं? पार्श्विक व्यंजन। क्या है पार्श्विक व्यंजन? ला है हमारा पार्श्विक व्यंजन। देखिए अब आगे देखते हैं हम, हमारा आगे है हमारा लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन। तो लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन क्या होता है? देखिए प्रकंपित ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में क्या हो? कंपन उत्पन्न हो। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़क जाना, जिस वर्ण के उच्चारण में जीभ उच्चारण करे और लुढ़क जाए, और इसमें क्या हो? दूसरा कंपन। तो दोनों नामों का अर्थ स्पष्ट हो गया हमारा। ये कौन सा है हमारा लुंठित अथवा प्रकंपित व्यंजन? तो देखिए वो है रा हमारा। ठीक है, रा में क्या होता है? उच्चारण करते हैं और जीभ लुढ़क जाती है हमारी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। तो देखिए हमारे आगत, विदेशी, अरबी, फारसी, नवीन विकसित व्यंजन, देखिए सब एक ही हैं। तो देखा हमने यहाँ पर हमारा जय है, इस जय के नीचे क्या लगा है? ये यहाँ है नुक्ता। ठीक है, तो जब किसी वर्ण के नीचे क्या लगा होता है? नुक्ता, तो वह क्या है? आगत, विदेशी, अरबी, फारसी, नवीन विकसित व्यंजन, किसी भी नाम से आपसे पूछ सकता है। ध्यान रखना है आपको ये कि क्या। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लीज़ अपना प्रीसियस कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।